तो श्री अकाल गाइस, की हाल चाल है। मेरा नाम है सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेकआउट कीजिए। पाकिस्तान वांट्स अर्जेंट पीस विद अफगानिस्तान, एपिसोड 134। तो द चाणक्य डायलॉग्स मेजर गौरव आर्य सर। मैं आप लोगों के साथ मिलकर वीडियो इसलिए देखता हूँ कि मैं अपने विचार बताता हूँ और आपके विचार जो होते हैं मैं वो कमेंट में पढ़ता हूँ और उसी हिसाब से अपने आप को ढालता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये क्या चल रहा है। तो पाकिस्तान क्या चाहता है, अफगानिस्तान क्या पीस चाहता है। तो वैसे ये खुद तो अनपीसफुल है और ये लोगों के साथ पीस चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हम दुनिया में, ठीक है, गंद मचाते रहें लेकिन हमारे साथ लोग प्यार से रहें। तो चलिए देखते हैं मेजर गौरव आर्य सर इस वीडियो में क्या बोलते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो बीच में बोलूँगा, नहीं तो एंड में ही बोलूँगा, क्योंकि मेजर गौरव आर्य सर की ये वीडियो तकरीबन तकरीबन 17.5 मिनट की है। तो मिलके मेरे साथ वीडियो देखिए। तो एंड में करेंगे विचार थोड़ा सा आपके साथ साझा, जो मैं सोचता हूँ, जो आप बोलना चाहते हैं वो कमेंट में बोल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज ही के दिन 2008 में 10 पाकिस्तानी बंबई में घुस आए थे और उन्होंने बहुत कत्लो गारत करी, इनोसेंट्स को मारा। तो आज ही के दिन 2008 में 26/11 हुआ था और द चाणक्य डायलॉग्स की पूरी टीम की तरफ से जिनकी भी जानें गई और ख़ास तौर से वो एनएसजी के कमांडोज जिन्होंने वो ऑपरेशन करा था और कई 100 लोगों की जानें बचाई थी, उनको हम शत शत नमन करते हैं। जय हिंद। तो दोस्तों, पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान है, ये देखिए माशाल्लाह क्या गोल मटोल, दाढ़ी शाड़ी बिल्कुल फिट। ये पीडीएम का हिस्सा है, जो रूलिंग अभी कोalition है पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ जिसका प्राइम मिनिस्टर है, उसका ये भी हिस्सा है। इन्होंने इमरान खान पे सीधी सीधी तोहमत लगा दी। हम भी लगा ही रहे हैं काफी दिनों से कि साहब आपकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान, जो क्राउन प्रिंस है और प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब का, वो पाकिस्तान नहीं आया। अच्छा, वैसे ही कोई नहीं आता पाकिस्तान, कोई आना पसंद नहीं करता, भीख मांग के तो क्रिकेट टीम बुलवाते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमने आपको पहले भी बताया था, इमरान खान ने दोस्तों यही काम करा था पहले 2014-2015 में। शी जिनपिंग आने वाला था, भाई साहब इन फकीरों की लॉटरी खुल जाती, नल से डॉलर निकलते अगर वो आ जाता आदमी। इमरान खान ने बोला यार अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं तो ये डॉलर कैसे ले रहा है। डॉलर तो फरागोगी लेगी, डॉलर तो बुशरा बीबी लेगी जो इमरान खान की वाइफ है, वो चोरी करेगी। ये लोग कैसे ले रहे हैं डॉलर यार। अच्छा, इस बार मोहम्मद बिन सलमान को क्यों नहीं बुलाया? पाकिस्तानी दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं मेरे, जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं मेजर साहब आपको पता ही नहीं इसका मतलब इस मामले में। मतलब क्या नहीं पता? अरे साहब इसके पैर में गोली चली है, ये गाड़ी कैसे चलाएगा? पिछली बार ड्राइवर बना था ना मोहम्मद बिन सलमान का। जब मोहम्मद बिन सलमान आया था, जब ये प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, जब मोहम्मद बिन सलमान आया था, तब ये खुद पर्सनली रिसीव करने गया था इसको एयरपोर्ट, और इसका बेशक ड्राइवर बना था ये, क्योंकि इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर था, इसको खाने को पैसे मिलते। अब दूसरे का मौका है खाने का तो भांजी मार रहा है, ये कह रहा है यार तेरे को नहीं खाने दूंगा, मैं खाऊंगा तो मैं ही। अब ना ये प्राइम मिनिस्टर है ना ये ठीक से चल सकता है, इसके तो पैर में गोली लगी है। तो इसने इतना धमका दिया कि वो बंदा भाग गया वहां से। उसने बोला नहीं यार मैं जान छुड़ाओ, पाकिस्तान में कोई गारंटी थोड़ना है, तो मार ही दें कभी। ये सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस को पाकिस्तानी बोल देंगे, सच्चा मुसलमान ही नहीं है, कोई जैकेट जूकेट लगा के फट जाए इसके सामने। तो उसने बोला यार माफ करो मुझे, मैं जा रहा हूं। तो आया ही नहीं फिर यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है आगे अगर उसको सेफ्टी फील हो सकता है आ जाए, लेकिन उस वक्त इसने मना कर दिया। और यही रोना है मौलाना फजलुर रहमान का। अच्छा, ये मुमताज जहरा बलोच हैं, फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन। उन्होंने एक बात यह बोली है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो बॉर्डर पे लड़ाइयां हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको हमने अफगानिस्तान के साथ बड़ा सीरियसली लिया है। एक तो यार मुझे बात नहीं समझ में आती, पाकिस्तानी इतनी कंफ्यूज्ड कौम क्यों है? ये खाते क्या हैं जिससे इनका दिमाग हर समय
अनबैलेंस्ड और डिसबैलेंस्ड रहता है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये खाते क्या हैं। आप देखना सूअर क्या खाता है तो ये वो खाते हैं, तो इनका दिमाग भी ऐसा ही है। ये कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। सिर्फ इमरान खान ऐसा नहीं, ये सबके सब ऐसे ही करते हैं, ज्यादातर 90%। पर ऐसा क्यों करते हैं यार? जब तालिबान पावर में आया था अफगानिस्तान में, 15 अगस्त का दिन याद है मुझे पिछले साल का, तब तो बड़ी खुशियां मना रहे थे यार। ये मुझे आज तक इनकी बात समझ में नहीं आई। हमारे मुसलमान भाई हैं और जहनी आजादी, यही इमरान खान पूरी कौम से खिताब कर रहा था, टेलीविजन पे बोल रहा था अरे बड़ा मजा आ गया, अमेरिकन को लताड़ दिया, भगा दिया, ठीक है, सब कुछ कर दिया, अब देखिएगा मजा आ जाएगा, आजादी मिल गई, ये सब। ये पता नहीं अजीब से लोग हैं यार। मुझे अगर कोई पाकिस्तानी मुझे समझा दे इसका लॉजिक। इमरान खान ने वेलकम करा था तालिबान को, इमरान खान ने वेलकम करा था तालिबान को, जहनी आजादी है, पता नहीं क्या क्या। मैं तो तब भी इनसे कह रहा था अरे नहीं मेजर साहब, बड़ा मजा चखाया है इंडिया को, इंडिया है। इंडिया क्या होता है? जिसका दी एंड हो गया वो इंडिया होता है। बड़ा मजा चखाया। हमने क्या करा, मैंने बोला तालिबान को देखो, हमने बोला यार ठीक है यार, बोटियां चाहिए, लो बोटियां, यू वांट डॉलर्स, टेक डॉलर्स। तालिबान कह रहा पाइए, क्या दिक्कत है, वेलकम। तालिबान के साथ बातचीत चल रही है हमारी। और पाकिस्तान को वही तालिबान जिनको इमरान खान ने अपना बाप बना लिया था, वही पाकिस्तानी फौजियों को रोज ठोक रहे हैं। और पाकिस्तानी टॉक शोज में क्या बात चल रही है कि ये रॉ की साजिश है, रा की साजिश। हर चीज साजिश है। रॉ ने पता नहीं क्या क्या ना कर दिया पाकिस्तान के अंदर कि हर चीज रॉ की साजिश है। ओ भाई साहब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ छोटी सी, तुम तो बड़ी खुशियां मना रहे थे यार, शरिया लागू होगा, फलाना लागू, ढिमका लागू होगा, ये लागू होगा, एवेंजर्स आ जाएंगे वहां पे, पूरा डीसी यूनिवर्स आ जाएगा वहां पे, बड़े खुश हो रहे थे यार तुम लोग। अब हुआ क्या? हुआ ये कि 300 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मार दिए उन्होंने। 150 रोज मार रहे हैं और दबा के घसीट घसीट के मार रहे हैं। क्यों हो इतनी कंफ्यूज्ड कौम यार? क्यों इतने कंफ्यूज्ड हो? तुम्हारे तो मुसलमान भाई थे ये। क्या कर दिया उन्होंने? अपना मजहब बेच दिया भारतीय पैसे के लिए। हुआ क्या आखिर? ऐसा तो नहीं है। तालिबान अपने मुल्क को उतना ही प्यार करते हैं जितना आप लोग पता नहीं पाकिस्तान को प्यार करते हैं कि नहीं करते, पर तालिबान तो अफगानिस्तान को प्यार करते हैं। अब ये देखिए, ये कहता है कि 13 नवंबर को एक तालिबान वाला आया और पाकिस्तानी फौज के बंदे को सामने पिस्टल से ठोक दिया। ऐसी बातचीत हुई, उसने मार दिया उसको। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं, अफगान तालिबान प्रॉपर, जिनकी सरकार चल रही है, जिसकी सरकार है, उसके फौजी ने ठोक दिया पाकिस्तानी फौजी को। तो उन्होंने बॉर्डर शॉर्डर बंद करके रखा, फिर खोल लिया इन्होंने थोड़े समय के बाद। तो यार इतना क्यों उछल रहे थे हवा में? हर समय उछलते हो, हर समय जलील होते हो, हर समय उछलते हो, फिर जलील होते हो, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हो, फिर जलील होते हो, फिर पाकिस्तान पैंदाबाद बोलते हो, फिर जलील होते हो। यार कभी सीखते क्यों नहीं तुम लोग? आई डोंट अंडरस्टैंड। थोड़ा सीखो। कश्मीर दिला देगा भाई तालिबान, खुद तो तुम्हारी औकात है नहीं। कश्मीर अफगान तालिबान दिला देगा तुम्हें। ये इमरान खान की वो एक खातून थी, वो बोल रही थी, वो स्पोक्स पर्सन पीटीआई, शी वाज सेइंग ऑन टेलीविजन, हमारी बात हो गई है उनसे, वो हमें कश्मीर दिला देंगे। और कश्मीर नहीं दिलाएंगे बेवकूफ, वो पाकिस्तान लेने के चक्कर में है। वो कह रहे हैं अटक तक एरिया हमारा है, खाली करो यहां से, निकलो यहां से। बेवकूफ लोगों, पंजाबिस्तान वालों, निकलो यहां से। तहरीक तालिबान पाकिस्तान रोज अटैक कर रहा है, बलोच रोज अटैक कर रहे हैं। क्या हुआ? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, टी इज फैंटास्टिक। अच्छा, टी से याद आया, मैं भी पी लेता हूं, वैसे आई एम हैविंग ब्लैक कॉफी बट पी लेता हूं मैं। टी इज फैंटास्टिक। इनका जनरल बाजवा रो रहा था 4 दिन पहले कि नहीं जी, वो तो इंडियंस ने झूठ बोला था, 92,000 कोई नहीं था, हमें सिर्फ 36,000 बंदों ने सरेंडर करा। शर्म नहीं आई जनरल बाजवा आपको ये बोलते हुए कि सिर्फ 36,000 बंदों ने सरेंडर करा था? मर क्यों नहीं गए, शहीद क्यों नहीं हो गए आपके बंदे लड़ के? और मैं कह रहा हूं 92,000 नहीं, 36,000 नहीं, 3600, 300
300 भी छोड़ो, 30 बंदों ने क्यों सरेंडर करा के? बड़ी अजीम फौज है दोस्तों। जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसको अच्छा, मैं इस पे बात कर देता हूँ। ये देखो, ये होते हैं साले पोरकी। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको बोलता था ना कि इनके डीएनए में झूठ बसा हुआ है। ये जाते जाते भी बाजू, ठीक है, झूठ बोल गया कि 36,000 थे, और ये गोलमल घुमाते हैं, वो पुलिस के थे, वो सिविलियन थे, वो ऐसे थे। शरेआम झूठ बोलते हैं, शरेआम झूठ। पूरे 93,000 93,000 फौजियों ने, लिटरली फौजी थे, जिनके हाथ में बंदूक थी, जिसको स्टेट ने बंदूकें पकड़ाई थी, ट्रेनिंग दी हुई थी, उन्होंने किया है। और ये शरेआम झूठ बोल रहा है। और इनके जो बैठे हुए हैं ना, वो भी सिर बंदरों की तरह आ रहे हैं। फिर कहते हैं कि हम तरक्की क्यों नहीं होती, ये हमारे लोगों को पता क्यों नहीं है। फिर इंडिया हमारा मजाक क्यों उड़ाता है। जब मेजर गौरवारी सर बोलते हैं ना कि जलील तुम यहीं होते हो, तो फिर ये जलील यहीं होते हैं क्योंकि इनको, इनके जो बताते हैं वो गलत ही बताते हैं, हमेशा झूठ बताते हैं कि तुम अब 36,000 थे, कल को ये बोलेंगे 3600 थे। मेजर गौरवारी ने परफेक्ट बोला है, फौज ज्वाइन किया, अपने देश के लिए खड़े हुए, तो सालो मर जाओ। अगर मैं फौजी हूं, अगर मैं वहां पे खड़ा हूं, मेरे को कोई सरेंडर भी करने के लिए बोल रहा है, मैं अपने आप को माथे पे रखे उस टाइम गोली मार लूंगा। अगर मैं पकड़ा जाऊं वहां पे, प्रिजनर ऑफ वॉर भी हो जाऊं, मैं गोली मार लूं अपने आप को, दुश्मनों के हाथ ना लगूं। ये होता है। मेजर गौरवारी सर ने बिल्कुल सही बोला था, शर्म नहीं आती इनको। ऊपर से बोल रहा है कि ये पॉलिटिकल हार हुई थी, और वहां पे पॉलिटिकल था ही नहीं कोई बंदा, डिक्टेटरशिप थी जब ये कांड हुआ था। झूठ बोलते हैं साले, एक नंबर के फौजी। लूट के ले गया बाजू इनको, हमारी अजीम फौज है। अब ये नया है, ये भी इनको ठोक के जाएगा, देखते जाना। अभी मानते नहीं ना पोरकी, हमारा फौजी नया आया, ये चेंज कर देगा। क्या चेंज कर देगा? कौन सा उसके पास जादू की छड़ी है जो तुम्हारी इकोनॉमिक ठीक कर देगा? वो ये देखेगा कि मैं इस इकोनॉमिक से निकाल लूंगा क्या। ये इख्तियार नहीं है, ये उसके कंट्रोल में नहीं है कि किसी भी मुल्क को वो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर घोषित करे। वो नहीं कर सकता, उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी जो उसके 31 मेंबर स्टेट्स हैं, 20 मेंबर स्टेट्स हैं, उनको। तो ये रिक्वेस्ट जा चुकी है, और यूरोपियन पार्लियामेंट ने ये बोला है कि रशिया इज कमिटिंग वॉर क्राइम्स एंड यूजेस मीन्स ऑफ टेररिज्म, और ये बोला है कि इंटरनेशनल आइसोलेशन ऑफ रशिया होना चाहिए, रशियन स्टेट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस को बैन कर देना चाहिए, और ईयू सैंक्शंस पैकेज जो मॉस्को के खिलाफ है उसको कंप्लीट होना चाहिए। तो members of the European Parliament called on the Council to include the Russian paramilitary organization, the Wagner Group, the 141st Special Motorized Regiment, also known as the Kadyrovanets, and other Russian-funded armed group, militias and proxies on the EU terrorist list. अब इनको ये बात हो गई, इनको टेररिस्ट लिस्ट में, इससे होगा क्या? टेररिस्ट लिस्ट में अगर इनको ऐड कर दिया गया तो दोस्तों, जैसे रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इनके जो भी रिलेटेड होंगे, जो भी इनके साथ बिजनेस करेंगे, जो भी इनके साथ, दोस्तों आपने एक जमाने में सुना होगा ना, गांव में लोग बोलते थे, फिल्मों में भी आता था पहले, कि ये इस आदमी ने गांव की इज्जत खराब हुई है इस आदमी के किसी हरकत से, तो इसका हुक्का पानी बंद हो गया। तो यूरोपियन यूनियन ने यह करा है कि रशिया का हुक्का पानी बंद कर दे, राइट? सैंक्शंस लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, टेररिस्ट डिक्लेयर कर दो। देखिए, उससे रशिया को फर्क तो पड़ेगा, है ना, लेकिन कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि रशिया, यूरोप जो है वो रशियन ऑयल, रशियन एनर्जी रिजर्व्स के ऊपर काफी वो डिपेंडेंट है, और आज तक तो मजा ही मार रहे थे वो लोग। अचानक की लड़ाई हो गई, रशिया ने इन्वेड कर दिया यूक्रेन, तो होश फाख्ता हो गए। सबके कहने की बात यह है यार कि इतना इजी नहीं है रशिया को आइसोलेट करना, लेकिन लोग लग चुके हैं, और यार 1-2 विंटर्स में प्रॉब्लम होगी इनको, देन यूरोप विल फाइंड अ वे, धीरे 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 वो रास्ता निकाल लेंगे। एंड दे आर डिटर्मिन्ड, आई थिंक, कि रशियन ऑयल पे वो अपना जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी सी कम करें, ठीक है? रशियन पे ऑयल डिपेंडेंसी अपनी थोड़ी सी कम करें, ये इस पे वो लोग, आई थिंक, दे आर मोर और लेस, दे हैव अग्रीड दैट वी शुड डू इट। अब 10%, 20% कितना कम होगा, और एनर्जी कहां से आ सकती है, ये सब देखने वाली बातें हैं। बड़े एग्रेसिवली हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उनके प्रोग्राम है, ऑल्टरनेट एनर्जी, सोलर है, विंड है, ब्ला ब्ला, तो दैट दे आर ट्राइंग टू डू। अब इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, कि अगले साल से बोला कि नहीं रशियन ऑयल बंद करो, रशियन एनर्जी बंद करो, गैस बंद करो। ऐसा होता नहीं है, और ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन यूरोप ने एक रास्ता चुन लिया है, क्योंकि यूरोप को भी डर है, यार ये बंदा जो है ना, अगर ये यूक्रेन पहुंच सकता है
तो फिर ये पोलैंड भी पहुंच सकता है, ये पोलैंड पहुंच सकता है तो फिर ये जर्मनी भी पहुंच सकता है, जर्मनी पहुंच सकता है तो फ्रांस भी पहुंच सकता है, इटली भी पहुंच सकता है, फिर ये इंग्लैंड भी पहुंच सकता है। पहुंचने को तो कहीं पे भी पहुंच सकता है। और आपकी फोर्सेस शायद इतनी रेडी ना हो कैजुअलिटीज के लिए। रशियंस तो तैयार है मरने के लिए, रशियंस तैयार है। दूसरी एक और चीज है कि आई डोंट नो ये खबर सच है कि झूठी है, लेकिन मीडिया में बहुत कवर करेगी, खासतौर से वेस्टर्न मीडिया में, और वेस्टर्न मिलिट्री एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि हो सकता है पुतिन को कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है। व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनको एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे नहीं पता, मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है दोस्तों, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है। और ऐसा लगता है जैसे वो लोग कह रहे थे कि उनके हाथ पर्पल हो गए और उनके इंजेक्शन के काफी सारे निशान हैं यहाँ पे, और एक खास जगह इंजेक्शन जहां पे उनके निशान थे हाथ के ऊपर, एग्जैक्टली लोकेशन मुझे नहीं पता, वहां पे निशान तब होते हैं जब बाकी बॉडी में इतने इंजेक्शन लग चुके होते हैं कि वहां पे और नहीं लग पाते। तो लोगों का कहना हो सकता है ये अफवाह हो सकता है कि वेस्ट ने कोई अफवाह फैलाई हो, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो सकता है सच हो सकता है पार्शियली ट्रूथ हो, यानी कि आधा सच आधा झूठ, कुछ भी हो सकता है। तो इसका हम अभी वो तो नहीं कर सकते कि ऐसा हो ही गया है, लेकिन ऐसे र्यूमर्स काफी फैल रहे हैं कि पुतिन की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन ये वेस्ट की आदत है, मैंने एक बात नोट करी है, जब भी जिससे परेशान होते हैं ना उसको बीमार कर देते हैं। ये इनका मीडिया कहने लग जाता है कि किम जोंग को 2-3 बार बीमार कर चुके हैं, उससे परेशान है। ये शी जिनपिंग को भी 2-3 बार बीमार कर चुके हैं। पुतिन को तो कैंसर ही कर दिया उन्होंने, बोला बीमार शिमार छोड़ो, इसको तो कैंसर ही है सीधा, इसको डायरेक्टली कैंसर करो और हल्की फुल्की बीमारी नहीं चलेगी, जुकाम वुकाम नहीं होता कैंसर। ये पुतिन को सीधा बोलो भाई साहब 3rd स्टेज पे ही है। पता नहीं सच है झूठा, आई डोंट नो, बट ये बात इनकी चल रही है। ठीक है दोस्तों, और जो खबर है वो अब वापस पाकिस्तान पे आते हैं, और पाकिस्तान ने ये बोल दिया है कि एक तो ये सन्नाटे में चले गए। मैंने ये कल भी कवर करा था कि जो भी लोग थे पाकिस्तान के जो पहले बोल रहे थे कि नहीं फैज हमीद को बनाना चाहिए आर्मी चीफ, ये सब इनको ना बिल्कुल मौत आ गई, ये सब शांत हो गए। ठीक है, लेकिन हुआ ये है कि अब वो कह रहे हैं कि फौज जो है वो बाहर रहे पॉलिटिक्स से। ये पीटीआई वाले कह रहे हैं कि फौज जो है पॉलिटिक्स से बाहर रहे। कहने की बात यह है कि अगर तुम हमारी मदद नहीं कर सकते फिर तुम किसी की मदद नहीं करोगे। डॉग इन द मैंजर एक अंग्रेजी में एक मुहावरा है, डॉग इन द मैंजर, तो ये डॉग इन द मैंजर वाला काम कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक हिदायत कह लीजिए, एक एडवाइस है फौज को कि बॉस अब तो तुम बाहर ही रहो। तो ऐसा तो नहीं होगा कि पीटीआई ने बोला और फौज रह गई। फौज बिना पॉलिटिक्स के ये फौज जिंदा नहीं रह सकती। ठीक है, हिंदुस्तान के साथ लड़ने के लिए पैसे हैं नहीं पाकिस्तान आर्मी के पास, चाहते हो अभी भी है लड़ाई हो जाए, लेकिन पैसे नहीं है, नोट नहीं है, गरीब हैं। गरीब क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, अपना कटोरा फेंक के मार देगा जो भिखारी होता है। गरीब भी नहीं कहना चाहिए, गरीब तो अच्छे ही होते हैं। भिखारी क्या करेगा, कटोरा फेंक के मार देगा अपना, फिर उसको भीख नहीं मिलेगी, इसलिए कटोरा भी फेंक के नहीं मार रहे हो हमें। तो इसलिए पाकिस्तान जहां तक सीजफायर है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उस पर पाकिस्तान चुप है, दे आर साइलेंट। वो कुछ नहीं कहना चाह रहे उसके ऊपर, क्योंकि पैसे नहीं है, और भी दबाव हैं और भी प्रेशर्स हैं। ये तो करेंगे दोबारा अटैक। और एनीवे जो आसिम मुनीर हैं लेफ्टिनेंट जनरल, ये तो वही थे ना जो पुलवामा के समय ये आईएसआई के चीफ हुआ करते थे। ही वाज आईएसआई चीफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पुलवामा, है ना। तो ये आर्मी चीफ बना, आप पता क्या करता है ये। लेकिन इंडिया के खिलाफ कुछ करे ना करे वो तो हम संभाल लेंगे। आसिम मुनीर जैसे 100 को भी। मुझे लगता है कि आसिम मुनीर जो है ये पाकिस्तानियों को ना ये और पीटेगा इनको, मैं बता रहा हूँ। बाजवा ने तो इतनी मार नहीं लगाई, आसिम मुनीर और पीटेगा पाकिस्तानियों को, क्योंकि बाजवा साहब में कहीं ना कहीं वो स्टेट्समैनशिप वाली बात आना शुरू हो गई थी। ठीक है, कि हमें ये करना चाहिए और जियो इकोनॉमिक्स और ये सब, जो मैं भी बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ बाय द वे, और मैंने करा है ऑन रिकॉर्ड। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तानियों को ये बात थोड़ा ना समझ में आती है। पाकिस्तानियों को तो ज़ियाउल हक जैसा चाहिए जो मार मार के दुम्बा बनाए, तो उसी को ये भगवान मानते हैं, उसी के सामने सजदा करते हैं, उसी की पूजा करते हैं। तो ये आसिम मुनीर मुझे लगता है ऐसा होगा, चुपचाप रहेगा, सीधा साधा आदमी है, नमाजी आदमी है। ठीक है, ये नमाज पढ़ेगा और इनकी क्लास लगाएगा, ये मुझे लगता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। आपने देखा कि मेजर गौरवारे सर ने आपको 2-3 खबरें बताई। ठीक है, तो एक पठान भाई है, मैं उनकी वीडियो देख रहा था, तो वो दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, ठीक है, कि इंडिया पीओके जल्दी से जल्दी ले ले
और हमारे साथ मिल जाए तो हमारा बॉर्डर लग जाएगा तो बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। बिल्कुल सही बोल रहा है पठान भाई। बीच में से हम इसको ओवर पास करके ऊपर से निकल जाएंगे अपना अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया से रशिया। तो बात तो चल रही है ऐसी कि हो जाएगा, लेकिन इसको लगेंगे अभी 10-15 साल जीबी को। ठीक है, तो उसके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पीओके का तो मामला बहुत ज़्यादा गर्मा चुका है, बहुत ज़्यादा चल रहा है अब। ठीक है, ये बातें ये पुरकी बोलते हैं कि साजिश कर दी। इन पुरखियों को ये नहीं पता कि इंडिया कुछ ना कुछ बयान देता जा रहा है। ये इनको समझ नहीं आ रही कि एक दिन ये बयान देते देते काम कांड भी कर जाएंगे और इनको समझ भी नहीं आएगी कि हो गया। रही बात वही, मैंने रशिया का आपको पिछले वीडियोस में भी बताया कि रशिया ये जो वेस्टर्न है ना, ये रशिया को टेररिस्ट कंट्री कोशिश कर रहे हैं। साले इनको ये नहीं पता कि साले पाकिस्तान जिसमें तुम अमेरिका के खुद ने बाउंटी लगा रखी है कई कई लोगों पे, और कई टेररिस्ट यूएन से या अपना ईयू से भी, ठीक है, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में रहते हैं, और एफएटीएफ में बंदा जाता रहता है, उसको टेररिस्तान घोषित नहीं करेंगे, रशिया को करेंगे। ये हिपोक्रेसी है। ठीक है, और उससे इंडिया को नुकसान होगा। ठीक है, अगर इसको टेररिस्ट का तगमा दे देते हैं ना ये रशिया को, तो इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत बड़ा झटका लगेगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ। रीज़न ये है कि क्योंकि फिर ऐसा होता है कि आप जियोपॉलिटिकल जो बातें होती है, जब जियो पॉलिटिक्स होती है, उसमें फिर आप वो काम नहीं कर पाते जो आपको करने चाहिए। जो रशिया से हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, जो रशिया के साथ रिलेशन हम कोशिश करेंगे, फिर हमें थोड़ा सा और सख्त होना पड़ेगा यूरोप के खिलाफ। अभी भी बस सख्त है, अभी भी हम इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन देखो, मैं ये नहीं कहता कि इंडिया का सर्वाइवल नहीं है रशिया के बिना, लेकिन इंडिया का फायदा बहुत है। रशिया अगर इंडिया के साथ रहता है, या इंडिया रशिया की सपोर्ट करता रहता है, तो दुनिया में कोई कंट्री नहीं है जो इंडिया के साथ दगा करने वाला, मौके पे दगा करने वाला, ठीक है, रशिया नहीं है। अमेरिका मौके पे दगा कर सकता है, यूरोपियन कंट्रीज मौके पे दगा कर सकती हैं, इवन के मैं ये भी बोलूँगा कि अरब कंट्रीज भी मौके पे दगा दे सकती है। मौका आप समझ रहे हो कि मौका मैं उसको बोल रहा हूँ जैसे हमने पीओके का कुछ कांड करना है, या फिर कोई हमने कोई और चीज़ करनी है, तो उस जिसमें हमें सपोर्ट चाहिए होगी, तो उसमें ये सपोर्ट खींच सकते हैं। लेकिन हमें रशिया को सर्वाइव करवाना पड़ेगा, रशिया का साथ देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन होकर करो कि यूरोपियन कंट्री से निकल जाओ। सभी देशों की ज़रूरत होती है, अपने फ़ायदे देखते रहो, उनमें से लेते रहो, सुनाते भी रहो और लेते भी रहो। ठीक है, अपने आप को मजबूत करते रहो, ताकि अगर हम खुद मजबूत होंगे ना, तभी हम किसी और कंट्री को हेल्प कर पाएंगे। कमज़ोर बंदा नहीं कर पाएगा। देखो, जैसे 1971 में हम खुद कमज़ोर थे। ठीक है, कमज़ोर तो पाकिस्तान के साथ तो कमज़ोरी नहीं थी हमारी, उनसे तो वैसे भी हम 1948 में भी हमने छित्तर मार मार के उनको भगा दिया था। और सारी लड़ाइयों में ऐसे ही वो सोचते थे। चाइना के साथ जब लड़ाई हुई थी, तभी पोरके सोचता था भी अब ये कमज़ोर है, ठोक दो इंडिया को, लेकिन खुद ठुक के चले गए थे। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब हम 1971 में थे, कमज़ोर थे अगेंस्ट अमेरिका, अगेंस्ट फ्रांस, और ये तो 3-4 जाने मिलके आ गए थे हमें मारने के लिए। उस टाइम हमारे साथ रशिया खड़ा हो गया था, और उसको क्या फ़ायदा था? रशिया को कोई फ़ायदा नहीं था। वो कम्युनिस्ट थे, हमारा डेमोक्रेसी थी, लेकिन फिर भी रशिया खड़ा हुआ हमारे साथ। रशिया ने हमारा साथ दिया उस वक्त। उस टाइम स्ट्रांग था रशिया, उस टाइम तो सोवियत था ना, यूएसएसआर था। तो इन लोगों ने बदला निकाला उससे। इंडिया कुछ नहीं कर पाया, लेकिन चलो खैर, क्योंकि कमज़ोर बंदा किसी की हेल्प नहीं कर सकता था। रशिया को तोड़ने में अमेरिकन का हाथ है ना। पाकिस्तानी तो खुद ऐसे ही बोलते रहते हैं कि हमने रशिया को तोड़ा। साला तुम्हारी तो खुद अपने मुल्क को बचाने की औकात नहीं, तुम रशिया को क्या तोड़ दोगे पुरकियो? तो रशिया को तो तोड़ा यूरोपियन कंट्रीज ने, अमेरिका ने। हो सकता है कि उन्होंने शायद बदला लिया हो उससे। मेरे को तो ये भी शक होता है कि 1970 की वॉर, जब 1 की वॉर हुई थी, तब शायद उसका उन्होंने ज़्यादा सोचा हो कि साला इन्होंने इंडिया का साथ दे दिया, हमारी बेइज्जती कर दी। लिटरली बेइज्जती हुई थी, लिटरली बेइज्जती। 3 कंट्रियां स्टैंड कर रही थी और एक सिर्फ रशिया स्टैंड कर रहा था यहाँ पे आके। इवन चाइना न्यूट्रल था, लेकिन चाइना इसका पाकिस्तान का फुल समर्थन कर रहा था।
उस टाइम तो खैर चाइना की हालत हमसे भी बेकार थी 1971 में। ये तो चाइना 80s के बाद इसने कुछ चेंजेस किए 85 के अराउंड, तो उसके बाद इसने अपना सिनेरियो चेंज किया। तो मेरे हिसाब से भाई जो रशिया का है ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं और हमें इसको रशिया की आवाज़ बनना चाहिए, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए कि तुम ये क्या कर रहे हो। आज तक तुमने, अफगानिस्तान ने तुम्हारे ऊपर बम मार दिया आके, साला तुमने उसको तो टेररिस्तान घोषित नहीं किया। अब क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे वहाँ पे फायदे हैं, तुमने सीरिया को कर दिया, ठीक है। तुम नॉर्थ कोरिया को करते हैं, नॉर्थ कोरिया का इवन के उसको इन्होंने लिस्ट में डाला हुआ है नॉर्थ कोरिया को टेररिस्ट की, जबकि हम खिलाफ हैं, ठीक है, किंग जुम उम के, लेकिन वो कभी जाके किसी देश में फटते नहीं है। ये मायने ही चेंज कर रहे हैं टेररिस्ट के, जो वेस्टर्न कंट्री है ना अपने हिसाब से चल रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने देश का साथ दिया करो, अपने देश के लिए खड़े हो, अपने देश को स्ट्रांग बनाओ, इंडिया को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगी। हमारे पास लाठी होगी तो ये अमेरिकन के भी हम पिछवाड़ा ठोकेंगे, क्योंकि ये गलत करते हैं। मैंने एक चीज़ देखी है, हम इंडियंस में ना जैसे भी हम किसी पे तानाशाही या हम किसी के साथ गलत नहीं करते। अमेरिकन अपने मतलब के लिए गलत करते हैं, हम अपने मतलब के लिए रशिया को भी कई बार हम ये नहीं कहते कि अपने मतलब के लिए किसी कंट्री जो बुरी है उसको कहेंगे नहीं ये सही है। रशिया को भी कई बार हम कह देते हैं कि यार ये ऐसा काम मत करो। हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है, तो मैं इसलिए कहता हूं कि स्ट्रांग बनो, रशिया को बचाना जरूरी है। बाकी ये भाई भाई खेलते रहते हैं उनके साथ, अफगानियों के साथ, अफगानी इनको रोज इनकी उल्टे करते हैं और अल्लाह अकबर करके इनके पिछवाड़े में ठोक देते हैं। आप समझ लो क्या ठोकते होंगे, ठीक है। तो ये बड़े बोलते हैं ना कि हमारे भाई है, हमारे ये हैं। और पठान भाई की मैंने आपको जैसे वीडियो बताई है वो तो खुश है, और मैं पठान भाई को ये बताना चाहता हूँ, पठान भाई अपने लोगों को बता देना, इंडिया अपनी एजेंसीज को, अगर तुम्हारी आवाज़ पहुँचती है, मैं भी यहाँ से यही कहता हूँ कि हमारी एजेंसीज मिलके आपस में जब हम पीओ के लेने लगे तो उधर से तुम भी हमला करके अपना जितना कब्जा करना है, ठीक है, अटक उटक जो भी आपने लेना है वो ले लेना। इधर झगड़ा पड़ा होगा, उधर झगड़ा पड़ा होगा, खा जाना बीच में, यही मौका मिलेगा तुम लोगों को। और मैं बलूचिस्तान वाले भाइयों को भी बोलूँगा, जिस दिन हम पीओके का कोई कांड करेंगे ना तो तुम अपना कांड कर लेना, ये 2-4 कांड करके निकल जाना, हो जाएगा। बाद में मत कहना कि इंडिया ने हेल्प नहीं की, इंडिया ऐसे ही हेल्प करेगा आप लोगों की। इंडिया पीओके जिस दिन लेगा, अफगानिस्तान वालों सुन लो, तुम भी उधर से अपना अटक तक पहुंच जाना। और बलूचिस्तानियों जो आपने करना है, अपना अलग कंट्री बनाना तो वहाँ करना है। सिंध वालों ने अगर कुछ करना है तो कर सकते हैं। पीओके जिस दिन पीओके डे होगा ना यहाँ पे, उस दिन तुम लोगों को मौका होगा, वो डे याद रखना। एजेंसियों के साथ हमारे रास्ते में रहना, रॉ के पोरकियों के लिए रा के। तो मैं अफगानिस्तान वालों को बोलूँगा रास्ते में रहना और डेट डूट देख लेना कौन सी डेट है, ठीक है, डेट शीट पढ़ लेना और टाइम डेट सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, और हम तुम्हें बता के इधर से ये करेंगे उधर से तुम कर लेना, कांड कर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा है, मैं मेजर गौरव सर ने बड़ी अच्छी बातें बताई, आपको भी अच्छी लगी होंगी और मेरे विचार भी आपको अच्छे लगे होंगे। इंडिया के हमेशा इंडिया के लिए स्टैंड करो, कभी इंडिया के बारे में गलत चीज़ें मत बोलो। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे सभी इंडियन भाइयों को, ठीक है। जिस बात पे आपको ना पता हो तो ना बोलो, जो आपका टॉपिक हो उस पर ज़रूर बोलो, लेकिन उस पर भी खोज पड़ताल करके फिर बोलो। तो यहाँ तक थी वीडियो, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।